देखा ना डिस्ट्रैक्शन। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ ऐसी ही गलतियां आप लोग भी करते हैं। आप तैयारी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्या और किस तरीके से हमें उस तैयारी को रखना है, इन 6 महीने या 1 साल की क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन चीजों पर, इन डिस्ट्रैक्शंस पर आज बात करेंगे। जी हाँ, तो मैं राधिका, आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ एक बात आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि खास तौर पे जब स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद ये सोचता है कि अब चलिए सरकारी नौकरी की तरफ चलते हैं। जब बात आती है एग्जाम के प्रिपरेशन की, उस टाइम पर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि अपने एग्जाम को समझिए। जैसे कहते हैं कि एक रिश्ता मजबूत तब होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाते हैं। कुछ इसी प्रकार से अगर अपना रिश्ता आपको इन किताबों से, इस एग्जाम को क्लियर करने से बनाना है, तो उस पैटर्न को, उसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, अपने इस रिश्ते को, इस नींव को मजबूत करने के लिए आपको इस पैटर्न को समझना होगा कि आखिर जिस भी एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हो उसको समझिए, इसके सिलेबस को देखिए। इसके बाद बात ये आती है कि चलिए मैम, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि एग्जाम की डिमांड क्या है। वो कैसे? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो आपको समझ में आया कि सिलेबस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस को टफ पूछ रहे हैं या सिंपल पूछ रहे हैं, मतलब उसका एक मॉडरेट लेवल है या बहुत ज़्यादा एडवांस में चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके बाद बात कहाँ आती है, एक सेकेंड डिस्ट्रैक्शन में आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि उनके कमज़ोर कड़ी क्या है और उनके मजबूत फैक्टर्स क्या हैं। उनको लगता है ठीक है, सारा सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, मैं सब एक बार में कवर कर लूँगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी भूल कि आप अपनी कमजोरियों को एक तरफ कर देते हो और कहते हो चलो रीजनिंग आती है, पहले इस रीजनिंग को कर लेता हूँ। यकीन बताओ कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिनको जीके जीएस से डर लगता है, और वो डर आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कभी उस विषय को पढ़ना ही नहीं चाहा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आओ चलो इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो पहला काम, आपने अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। जब आप एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके हैं, उसके सिलेबस को देख चुके हैं, तो आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। और बेसिक्स के साथ पहला एक सब्जेक्ट ऐसा उठाओ जो आपको इंटरेस्ट का हो। यानी कि आपने सोचा कि चलो मैम मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, तो आपने मैथ्स उठा लिया। और साथ में एक सब्जेक्ट ऐसा उठाइए जो आपको टफ लगता हो। आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको निश्चित तौर पे अंग्रेजी से डर लगता होगा, तो आप इंग्लिश को साथ में उठा सकते हैं कि 2 विषय को पहले टारगेट करता हूँ, सुबह 1 और शाम को 1। आप अपनी तैयारी इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। तो पहला काम कि आप अपने पैटर्न को समझिए। दूसरी चीज, आपने अपने बेसिक्स क्लियर करा। थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड एक बहुत बड़ा एक की रोल आपका यहाँ पर प्ले करता है कि आपने सब चीजें देख ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और सबसे ज्यादा वीक पॉइंट क्या है। आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है कि जीके जीएस के अंदर हिस्ट्री का पोर्शन हो, या आपका फिजिक्स का पोर्शन हो, या फिर हो सकता है कि आपको मैथ्स, मतलब मैं अगर एक बायो स्टूडेंट हूं तो मैम मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। तो आप अपने वीक और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखिए, उनके आधार पे अपने सवालों को करिए और उस कमजोरी को अपनी मजबूती बनाइए। यानी कि उनको भी आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने बना सकते हो। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन तैयारी के लिए एक अचूक इलाज, यानी कि अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करना, जो सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या जो वापस से अपने रिपीट कर रहे हैं, आप सभी के लिए आ रहा है फाउंडेशन 4.0 बैच, जिसकी क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप भी जुड़े कंप्लीट अभिनव मैथ्स टीम के साथ और अपनी तैयारी को यूं ही बहुत अच्छे से अपने सिलेक्शन के लिए अच्छे से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी पढ़ाई, जब आप एक फ्रेशर के तौर पे शुरू करते हो तो आप वही अपना कॉलेज वाला पैटर्न लेकर चलते हो कि ठीक है लंबे लंबे आंसर्स लिखने होंगे। अब ऐसी चीज़ें नहीं है। अब आपको टू द पॉइंट फैक्चुअल डेटा को याद करना है और क्या इंपॉर्टेंट है अपने आप से उस सब्जेक्ट में से निकालना है कि किन चीज़ों पर सवाल आपका पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से एक गलती, मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। आपको ये तो पता है कि मैम मैंने एक शेड्यूल बना लिया। कुछ लोग शेड्यूल भी ऐसा बनाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे, और बहुत ही जो आपका शेड्यूल रहता है वो अनइमेजिनरी रहता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैडम मैं सुबह उठूंगा 4 बजे, और उठ करके पूरा दिन इतना हेक्टिक शेड्यूल बनाते हैं कि उसमें ब्रेक्स भी नहीं होते, कि हम बीच में सिर्फ खाना खाने के लिए उठेंगे, उसमें भी हम न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसे अप्रोच के साथ, ऐसे टाइम टेबल के साथ आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हो? ये जनाब ब्रेन है, और ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। क्यों आपके स्कूल में रेगुलर 40 मिनट्स के बाद एक आपको इंटरवल दिया जाता था, एक ब्रेक दिया जाता था, जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर अपने ब्रेन को भी, अपनी उसकी कैपेसिटी को भी, चीज़ों को मैनेज करके चल पाए।
तो इसीलिए अगर आप भी अपना कोई भी शेड्यूल बना रहे हैं तो उस शेड्यूल के अंदर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें कम से कम हर एक आपके शिफ्ट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक ज़रूरी हो। इसी के साथ बात आती है जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपनी तैयारी को 2-3 महीने आगे बढ़ा लेते हैं, 1-2 सब्जेक्ट उनके कवर हो जाते हैं, वो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना भूल जाते हैं। हेल्थ की बात करें तो आपका एक दिनचर्या बन जाती है आपकी, जिसके अंदर आप सुबह से उठ कर के पढ़ने बैठ जाते हो, आप अपने फिजिकल एक्सरसाइज या रूटीन या योगा को भूल जाते हैं। तो आप इस काम को भी ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है जहाँ पर आप योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपने हेल्थ के लिए कुछ थोड़ा सा दिन में 10-15 मिनट, आधा घंटा फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूर निकालें। चाहे घर पर रहकर ही आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन करिए ज़रूर से। साथ ही साथ बिगड़ते मौसम में आप अपने सेहत का ध्यान अच्छे से रख पाएं और अपनी तैयारी चाहे कभी भी किसी भी प्रकार से आप कर रहे हो, कहीं पर भी रहकर कर रहे हो, कुछ इन चीज़ों के साथ अपनी अप्रोच को रखेंगे तो आपकी तैयारी प्रॉपरली होती रहेगी और आप एक बार में, कहते हैं पहला अटेम्प्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस अटेम्प्ट को बिगाड़ लिया, उस अटेम्प्ट में आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गलतियाँ निश्चित हैं कि बार बार फिर इस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट एज बढ़ती जाती है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो जनाब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने एक अटेम्प्ट को ऐसा बनाओ कि इस बार बहुत अच्छे से करना है। जितनी भी आपने गलतियां करी उन गलतियों पर ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि आपने किस प्रकार से कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं, कितना रिविजन कर लिया है, कितने क्वेश्चंस लगाए हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन आप ये भूल जाते हैं उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए। जब आप उसे एनालाइज करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ कितने सवाल किस सब्जेक्ट से मैंने गलत किए हैं, तो उनको उठाओ, वापस से उस टॉपिक पे रिवाइज करो। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। आपको ये तो पता है कि मैम मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, लेकिन आप कभी कभी उन गलतियों को भी दोहराएंगे ना तो आपका वो टॉपिक वापस से मजबूत होगा और इसे रिवर्स तरीके से आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ यही चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको बीइंग अ फ्रेशर ध्यान में रखनी है और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करनी है। बाकी यूं ही जुड़े रहें और आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट रहेगा वो आपके लिए इस चैनल पे ज़रूर से बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।